बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम हायर ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। nth ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, nth ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। और जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट और प्रूफ जो है वो हम यहाँ पे आज हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे इस लेक्चर में कि अगर वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रियल रूट्स हों तो उसका सॉल्यूशन क्यों हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं, वो हम आज इस तरह में इस लेक्चर में प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट एंड प्रूफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फिर एक एग्जांपल से उसको अप्लाई भी करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम इस सेंस में है कि हमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त उसकी इंटीग्रेशन क्यों नहीं करनी पड़ती। हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है और उसको सॉल्व करते वक्त क्यों उसकी इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ती, उस थ्योरम में हम देखेंगे। सबसे पहले द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स डी एन वाई डी एक्स एन, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये डेरिवेटिव का ऑर्डर रिड्यूस हो रहा है। और ए एन माइनस वन ये वेरिएबल्स हैं और ये फंक्शंस ऑफ एक्स अलोन है, इसमें वाई नहीं आएगा। तो इस किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। नेक्स्ट है nth ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। इसमें वही फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन की, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और जो डेरिवेटिव्स हैं इनके साथ जो लगे हुए हैं ए एन माइनस वन अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। इस किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं nth ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। और ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव की पावर नहीं आ रही, किसी भी डेरिवेटिव की पावर नहीं आ रही और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर नहीं आ रही। यानी डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कोई इक्वेशन लीनियर हो तो उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर इस फॉर्म में लिख दिए जाए डी और डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर डी एन, तो इक्वेशन नंबर वन जो है वो ऑपरेटर फॉर्म में इस तरह बन जाती है। ये डी एन वाई ओवर डी एक्स एन जो है वो बन जाएगा डी एन वाई। इसी तरह डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन जो है डी एन माइनस वन वाई बन जाएगा। और इसी तरह डी वाई डी एक्स ओवर डी वाई बन जाएगा। तो ये हमने ऑपरेटर फॉर्म में लिख दिया। इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह लिखते हैं तो वाई कॉमन ले लिया तो ये सारे का सारा ये वाला जो है लेफ्ट हैंड ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये ऑपरेटर बन गया। इस यहाँ से लेके यहाँ तक के ऑपरेटर को हम एफ ऑफ डी भी कह सकते हैं। अभी वो देखते हैं उस फॉर्म में, यानी ये वाला सारे का सारा जो है इसको एफ ऑफ डी भी कह सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ डी का फंक्शन होगा। जब वो हम कहेंगे तो फिर इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये जो है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो क्या होती है, एफ ऑफ डी को जीरो रखेंगे तो वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। तो जैसे मैंने बताया कि इतने पोर्शन को अगर हम एफ ऑफ डी रख लें तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो इस तरह लिखी जा सकती है, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू दिस। यही करेक्ट, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। इस वक्त ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन है, डी की पावर एन है और उसकी पावर आहिस्ता से रिड्यूस हो रही है। तो एफ ऑफ डी इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। मैं ज़रा रिपीट कर दूं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे कांस्टेंट्स हैं। इन ऑपरेटर्स की फॉर्म में अगर लिखना हो तो इसको फिर इक्वेशन नंबर टू में लिखते हैं और उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके एफ ऑफ डी की फॉर्म में इस तरह से डेवलप करते हैं। अच्छा, अब ज़रा उसके सोल्यूशन जो उसके जो आते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन की तरफ आते हैं कि वो उससे क्या मुराद है। वो जैसे मैंने अभी बताया कि एफ ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो कर देंगे तो वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो इसकी रूट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इज सेड टू बी द करेक्टरिस्टिक और ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 3। The nature of the solution of the differential equation 3 depends upon the nature of the roots of the characteristic equation. Characteristic equation की roots किस किस्म की होंगी उसके मुताबिक solution जो है उसका हम लिख सकेंगे। वो कैसे लिखेंगे, एक थ्योरम पीछे करते हैं। Following theorems provide us the general method to find the solution of the differential equation of the form 3.
बाय इंस्पेक्टिंग द रूट्स ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो थ्योरम जरा देख लेते हैं। थ्योरम ये कहता है इफ एम आई वेरीज फ्रॉम 1 to n आर डिस्टिंक्ट, कीप इन माइंड हेयर हम यहाँ लफ्ज कर रहे हैं डिस्टिंक्ट, मुख्तलिफ, अनइक्वल, रियल, एक तो अनइक्वल और दूसरा रियल रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसकी रूट्स हैं, n रूट्स हैं और सारी की सारी क्या हैं, रियल हैं और अनइक्वल हैं। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कहता है फिर क्या सोल्यूशन क्या होगा, उसका सोल्यूशन फिर ये होगा, ये ई रेस्ट पर जो रूट्स निकली हुई है ना, रूट्स आपके पास देख रहे हैं कौन कौन सी हैं, एम आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, यानी m1 m2 m3 m4। क्या करना है, सोल्यूशन कैसे निकालना है, सी आई मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर इसको देखेंगे तो c1 ई रेस्ट पर m1x प्लस क्या होगा, ये सिग्मा की वजह से c2 प्लस m2x प्लस c3 m3x ई रेस्ट पर m3x अप टू सो ऑन cn mnx। इस किस्म का इसका जनरल सोल्यूशन होगा। मैं रिपीट करता हूँ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर उसकी रियल रूट्स होंगी और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी तो उन रूट्स को ई की पावर में एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा के लिखते जाएंगे, साथ साथ एक कांस्टेंट लिखते जाएंगे। जितनी रूट्स हैं उतने ही कांस्टेंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे। अब ये तो थ्योरम है जो आप अक्सर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अप्लाई करते हैं। ये आज आप इस लेक्चर में इसको प्रूव करेंगे कि ये किस तरह आता है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इसका जो प्रूफ का स्टेप है ये हमने सपोज कर लिया जी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज कर लिया है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई जो मैंने अभी बताया, y को छोड़ के बाकी सारी चीज जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसकी रूट्स हमने सपोज कर ली है एम आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक है, थ्योरम में ये सारा कुछ डाटा दिया हुआ है। nth ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स भी दी हुई है एंड इट इज आल्सो गिवन इन द थ्योरम दैट एम आई आर द रूट्स ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये तो दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज जो आज नई चीज आप सीखेंगे, या पहले भी आपको पता ही होगा कि अगर किसी इक्वेशन की रूट्स का पता हो तो फिर उस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में। कैसे, रूट्स का मतलब है कि एम इस ये m1 m2 mn रूट्स का मतलब, ये जो रूट्स कह रहे हैं ना हम यहाँ पे, ये m1 m2 m3 ये रूट्स किसकी कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें d की जगह m1 पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। d की जगह m1 को इक्वेशन सेटिस्फाई सिर्फ एक ही सूरत में होगी, अगर इस सारी में एक ये वाला फैक्टर हो, वरना तो हो ही नहीं सकती ना। ये वाला फैक्टर होगा तो होगी, क्योंकि अब d की जगह m1 यहाँ पुट करें तो m1 माइनस m1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 हो जाएगी सारी की सारी। यानी आप, मैं फिर बताऊं कि अगर आप कहते हैं कि m1 जो है इक्वेशन 2 की रूट है तो m1 को चाहिए कि इसको सेटिस्फाई करे। m1 इसको कैसे सेटिस्फाई करेगा, d की जगह m1 आ जाए तो वो 0 हो जाए। अब d की जगह m1 आ जाने से 0 हो जाएगा कैसे, अगर ये सारी की सारी जो है वो किस फॉर्म, उसमें ये फैक्टर मौजूद हो d माइनस m1, ये फैक्टर अगर नहीं होगा तो फिर d की जगह m1 पुट करने से 0 कभी भी नहीं ला सकेंगे। तो इसका मतलब है जब आप कह रहे हैं कि d की रूट है तो फिर इसका मतलब है कि इसमें m1 फैक्टर मौजूद, ये d माइनस m1 इसका फैक्टर मौजूद है। बिल्कुल यही आर्गुमेंट है जब आप कह रहे हैं कि m2 भी इसकी रूट है तो फिर d माइनस m2 भी इसका फैक्टर है। इसी तरह जब आप कह रहे हैं mn भी इसकी रूट है तो d माइनस mn भी इसका फैक्टर है। इसके अलावा तो फैक्टर आएगा नहीं, टोटल सारी की सारी रूट्स जो हैं वही फैक्टर बनाएंगी, बाकी तो नहीं कोई बनाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन ये बन गई आप, ठीक है जी। अब आपके पास यानी ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन करके आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके फैक्टर्स बना के। पुटिंग दिस वैल्यू इन 1 वी हैव, जब आप इसको 1 में पुट करते हैं तो फिर जारी बात है ये कन्वर्ट होगी d माइनस m1 d माइनस m2 अप टू d माइनस mn y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 बन गई जो इक्वेशन 2 थी, फैक्टर्स की फॉर्म में। अब एक काम हमने ये किया, जरा गौर कीजिएगा क्या किया है हमने ना, ये वाला फैक्टर ये छोड़ दिया, m माइनस m1 वाला फैक्टर छोड़ दिया। बाकी जो चीज़ बची थी हमारे पास, बाकी कौन सी चीज़ बची हुई है वो ज़रा चेक करें। बाकी हमारे पास जो बचा है, जो भी बचा है हमारे पास, वो क्या बचा है, वो ये बचा है m माइनस m2 अप टू m माइनस mn y।
ये जो बचा है पहला छोड़ के जो बचा है उसको आपने u रख लिया। ये समझ आ गई बात आपको जी। m d माइनस एम वन आपने छोड़ दिया, बाकी जो बचा था उसको आपने u रख लिया। जब आप ये पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में तो क्या बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन जो 3 जो इस फॉर्म में जो बनेगी तो वो क्या बन जाएगी, जरा और करें क्या बन जाएगी। d माइनस एम वन यू नहीं बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 है ना, कैसे बन जाएगी भला, ये जरा गौर कीजिएगा कैसे बन गई है। आपने ना इसको मल्टीप्लाई कराया किसके साथ, d माइनस एम वन के साथ। इक्वेशन नंबर 4 को आपने d माइनस एम वन से मल्टीप्लाई कराया, वो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ गई, d माइनस एम वन यू। राइट हैंड साइड में d माइनस एम वन जैसे ही पड़ा वो जीरो हो गया, ऊपर पड़ा हुआ है। समझ आ गई सबको। ये लेफ्ट हैंड साइड में आपने d माइनस एम वन से ऑपरेट कराया और राइट हैंड साइड में भी d माइनस एम वन करेंगे तो वो आ जाएगा d, ये चीज बन जाएगी, ये सारी की सारी वो जीरो बन जाएगी। तो ये इक्वेशन बन गई है। बस यही स्टेप एक समझने वाला है कि इक्वेशन नंबर 4 को d माइनस एम से ऑपरेट करवाया, d माइनस एम वन से। ये इक्वेशन 4 है, इसको d माइनस एम वन से ऑपरेट कराया, इधर तो आ गया d माइनस एम वन यू। राइट हैंड साइड में आएगा d माइनस एम वन इंटू ये सारे का सारा, और वो सारे का सारा बन जाएगा इक्वेशन 3, और वो 3 बराबर है किसके, जीरो के। इस वजह से ये आ गया जीरो। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल बन गई ना, फर्स्ट ऑर्डर सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। दो ही वेरिएबल्स हैं, एक u और एक x है। तो सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते होते हैं। क्या करते होते हैं, उसके वेरिएबल जो है आप सेपरेट करते हैं। पिछले जो मेरे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं वेरिएबल सेपरेट किए, डी यू और यू हो गया एम वन डी एक्स। इंटीग्रेशन जब आप करेंगे इसकी तो आपके पास आ जाएगा log u, उधर क्या आ जाएगा आपके पास m1x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जानबूझ के log की फॉर्म में लिख दी है। इसकी थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं। log u, अब ये क्या किया है, m1x था उसका log और एंटी लॉग ले लिया। log और एंटी लॉग लेने से वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये log e रेज़ पर m1x प्लस log a, इसको log की प्रॉपर्टी लगा के प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, वो बन जाएगा log a e रेज़ पर m1x। इसके बाद आप क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग आपका कैंसिल हो जाता है एंटी लॉग लेने से, तो आपके पास जो फॉर्म आ जाती है, इसका नेक्स्ट स्टेप फिर क्या आ जाता है, u इज इक्वल टू a e रेज़ पर m1x। अब कहता है पुटिंग दिस इन 4 वी हैव। अब मैं पहले आपको 4 याद करवा दूं, 4 इक्वेशन ये थी, याद करिए। u इज इक्वल टू d माइनस एम टू डी माइनस एम थ्री इंटू डी माइनस एम एन वाई, ये इक्वेशन 4 थी। इसमें u की वैल्यू ये जो आई है वो पुट कर दी हमने, यानी लेफ्ट हैंड ये वही बन गई ना साइड, d माइनस एम टू डी माइनस एम थ्री अप टू d माइनस एम एन वाई, ये तो वही साइड बन गई। और ये u लेफ्ट हैंड साइड पे था, उसको मैं राइट हैंड साइड पे रख दिया a e रेज़ पर m1x। आई होप के ये भी क्लियर हो गया स्टेप कि ये जो सोल्यूशन आप u की वैल्यू निकाल के आए हैं, सॉल्व करके आए हैं, इसको आपने इक्वेशन 4 में पुट किया तो ये बन गई। अब एक और काम करना है, अब जैसे पीछे किया था हमने बिल्कुल वही स्टेप रिपीट करना है। क्या करना है, ये डी माइनस एम टू छोड़ देना है, और बाकी जो सारे का सारा है उसको आपने सपोज कर लेना है, ये सारे का सारा ये वाई समेत इसको आपने सपोज कर लेना है वी। ये जैसे मैंने यहाँ पे किया डी माइनस एम थ्री डी माइनस एम फोर अप टू डी माइनस एम एन वाई, ये सारे का सारा आपने क्या सपोज कर लिया वी। अब जब आप इसे इस सपोजिशन को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर 5 में पुट करते हैं तो 5 क्या किस में रिड्यूस हो जाएगी, जरा पुट करें जरा। जारी बात है डी माइनस एम टू जो आपने छोड़ा है वो वैसे का वैसे रह जाएगा, और ये सारे का सारा वी है वो वी आ जाएगा, और ये इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी। अब आपको क्या याद है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है, किस फॉर्म की है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ाई हुई है, लेक्चर्स अपलोड भी किए हुए हैं, उन लेक्चर्स में आप देख भी सकते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर इन वी है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वी, तो वही फॉर्म है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e की पावर में माइनस एम टू रख के इंटीग्रेट करेंगे। ये जो है ये p ऑफ x इस वक्त माइनस एम टू है, तो विच इज लीनियर इन v विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ पर माइनस एम टू एक्स, ये आ गया आपके पास। सो इक्वेशन नंबर 7 को मल्टीप्लाई कराएं किसके साथ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा। फिर मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया हुआ है कि जब लीनियर इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो विदाउट एनी डाउट उसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है
डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव ख़त्म हो गया, राइट हैंड साइड की आपने इंटीग्रेशन की e की पावर m1 माइनस m2x ओवर m1 माइनस m2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b लगा दिया। ये जो v की वैल्यू आपके पास आई है वो ये इस फॉर्म में आपके पास आ गई e की पावर m2x से मल्टीप्लाई करने से। अब वो कहता है कि इसको इक्वेशन नंबर 6 में पुट करें। इक्वेशन नंबर 6 कौन सी है? d माइनस m3 d माइनस m2 d माइनस mn, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। इसमें जब आपने राइट हैंड साइड में v था वो आपने v की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको इस प्रोसेस को कहता है अगर हम कंटिन्यू करें तो ये कम होते जाएंगे ना। पहले हमारे पास d माइनस m1 था, वो कम होकर d माइनस m2 रह गया, फिर अब d माइनस m3 रह गया, तो ये कम होते जाएंगे और ये खत्म होते जाएंगे, सिर्फ y रह जाएगी। देखें जब आपके पास d माइनस m1 और d माइनस m2 खत्म हो गए हैं तो e की पावर m1x और e की पावर m2x आया है। कांस्टेंट का मसला कोई नहीं है, इसको हम c1 और c2 कह देंगे बाद में। मैं रिपीट करता हूँ कि जब आपके पास ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में से d माइनस m1 और d माइनस m2 खत्म हुए जो यहाँ कहीं थे, तो उनकी वजह से e रेज़ पर m1x और m2x आया। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप d माइनस m3 खत्म करेंगे तो e की पावर m3x आएगा। इसी तरह करते जाएंगे, d माइनस m रेज़ पर d माइनस mn खत्म करेंगे तो e की पावर mnx आएगा। तो ये अब सारे तो नहीं करेंगे आप, इसी को कंटिन्यू कर देंगे तो यहाँ से y फारग हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता फारग हुआ ना, पहले दो ऑपरेटर यहाँ से फारग हुए एक 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 करके, अब आहिस्ता आहिस्ता सारे फारग होंगे तो राइट हैंड साइड पे ये आ जाएगा, और कांस्टेंट जो है उनको अपनी मर्जी से हम c1 c2 c3 लिख सकते हैं। तो दिस वाज हाउ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड विदाउट इंटीग्रेटिंग। एक्चुअली ये उसके पीछे ये मेथड है, ये प्रूव किया हुआ मेथड है कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स जो हैं वो रियल हों और अनइक्वल हों तो फिर सोल्यूशन जो है उसका इस फॉर्म में आता है। ये आपने इस लेक्चर में सीखा कि वो वाकई कैसे आता है। अब जी जनरल सोल्यूशन फिर इसका फिर यही आ गया जिसको अब सिग्मा की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। फाइनली वी जस्ट सॉल्व सम एग्जांपल। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d square minus 5d plus 6y is equal to 0. As you know, its characteristic equation is d square minus 5d plus 6y is equal to we can write it in operator form, this differential equation which is already in operator form, and its characteristic equation is d square minus 5d plus 6 is equal to 0. In order to solve this given differential equation number 1, we just have to find its roots as we discussed in the previous theorem. D square minus 3d minus 2d plus 6 is equal to 0. Factorizing, we will have its roots. D minus 2 is equal to 0, d minus 3 is equal to 0, d is equal to 2, d is equal to 3. These are the real and distinct roots. Therefore, general solution is y is equal to c1 e raised by 2x plus c2 e raised by 3x. Allah Hafiz until next lecture.